अगर हम बात करें बच्चों प्राइवेट कंपनी की, तो वैसे तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ 1 मिनट में आप पढ़ सकते हो कि प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन होती है, लेकिन आज का लेक्चर प्राइवेट कंपनी के नाम और पूरे लेक्चर में बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्यों होती है, और अगर हम बात करें हमारे प्रोफेशन की, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन की, तो आपको इसकी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी अगर है तो हमें कैसे पता चले प्राइमा फेसिया कि ये प्राइवेट कंपनी है। तो इसकी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है तो आप समझ लेना ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। तो ये तो प्राइमा फेसिया आप जैसे ही कंपनी का नाम देखोगे देखते ही पहचान जाओगे कि अगर कंपनी के लास्ट में वर्ड यूज किया है क्या, प्राइवेट, तो इट मीन्स वो क्या है, प्राइवेट कंपनी। और अगर नाम यूज किया एक्स लिमिटेड, अगर लिखा है एक्स लिमिटेड तो कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। और अगर लिखा है एक्स पीवीटी लिमिटेड तो कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। और अगर लिखा है एक्स ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड तो कैसी कंपनी है, बोलिए ना कैसी कंपनी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, क्या ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है? हाँ जी, कम ऑन रिप्लाई, क्या ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है? आंसर इज यस, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है, परंतु ओपीसी के पास कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी, कम ऑन रिप्लाई, 2, है ना। बट इन केस ऑफ ओपीसी ओनली 1 पर्सन, सो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, 1 पर्सन कंपनी। क्लियर या ऑल क्लियर? अब दूसरी बात, ये तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। परंतु भाई और बहनों, आज हम स्टैट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को एनालिसिस करेंगे। और काम की बात सुनिए, पहली चीज यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी केस स्टडी के फॉर्म में, वो भी मैं आपको कराऊंगी। दूसरी चीज, जब आप कभी सीएस क्वालिफाई होने के बाद या सीएस क्वालिफाई होने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ट्रेनी ज्वाइन करोगे, एज ए सीएस ज्वाइन करोगे, तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या होती है प्राइवेट कंपनी? आप बोलोगे पीवीटी लिमिटेड, नहीं, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम इसके सेक्शन की बात करते हैं, और ये डिफाइन किया बच्चों सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 68। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया? कम ऑन, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 68 की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट की तमाम डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2। जैसे ही वर्ड यूज किया जाए सेक्शन 2, आप समझ लेना कि ये किसका सेक्शन है? डेफिनेशंस का। मैं बोलूं सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? 6 और 8, 6 और, बोलो मेरे साथ, 6 और 8, बोले तो छटनी। और छटनी, चटनी नहीं, छटनी मीन्स कम करना। और कम मेंबर्स किस में होते हैं? प्राइवेट कंपनी में। दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली, ये बस एक टेक्निक है याद करने की। और इसके साथ हम याद करते हैं लगातार 4 सेक्शन, सुनना ध्यान से, सेक्शन 2 क्लॉज 68। अच्छा बच्चों बताओ 68 के बाद क्या आता है? जल्दी जल्दी बताना। 69, 69 के बाद और 70 के बाद, ओके, 69, 70 एंड 71। तो देखो अब 4 सेक्शन एक साथ याद करेंगे। प्राइवेट कंपनी के, हेलो, प्राइवेट कंपनी के, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर प्रॉस्पेक्टस इशू करके क्या बनाते हैं? जोर से बोलिए, प्राइवेट कंपनी के क्या इशू करके कैसी कंपनी बनाते हैं? तो भैया जी 2 क्लॉज 69 में क्या होगा? ये तो हो गई प्राइवेट कंपनी, यहां पे क्या आ गया? प्रमोटर, यहां क्या आया? प्रॉस्पेक्टस, और इधर क्या आई? पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71। प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68। याद रहेगा? तो ये एक टेक्निक हो गई सेक्शन याद करने की, क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम 15 से 20 सेक्शन आपको लिखने ही लिखने हैं। मिनिमम कितने सेक्शन बताए मैंने? 15 से 20 सेक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए कि मुझे 20 to 25 सेक्शंस आते हैं। एग्जाम में अगर कभी भी लिखने के लिए आए तो फटाफट फटाफट आप लिख दो। गॉट द पॉइंट? तो सेक्शन 2 क्लॉज 68, 69, 70 और 71। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो,
हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। और जब भी हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कौन कौन से? वन इज अ MOA एंड सेकेंड वन इज अ AOA। कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? दो। वन इज, आवाज नहीं, जोर से बोलो, वन इज MOA एंड सेकेंड वन इज AOA। MOA क्यों होता है ये हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, 470 सेक्शन है और 470 करोड़ रुपए आपको उनसे कमाने हैं, ये आप समझ लीजिए। एक सेक्शन 1 करोड़। और ऐसा होता है, आप ये सोच के चलो, जब तक हम कुछ सोचते नहीं है ना, हम कुछ बनते भी नहीं है। जितना छोटा सोचोगे उतना छोटा बनोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। यही 470 सेक्शन का इस्तेमाल करके लोगों ने करोड़ों कमाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों में भी हैं। मैं आपको बता देती हूँ। तो इसीलिए सोच बड़ी रखनी है, अप्रोच बड़ी रखनी है। अब हम अगर बात करें, अब मैं आपको सारे सेक्शन रटवा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको लिंक और हिंट दे सकती हूँ कि MOA क्यों होता है। अब ये नहीं कि मैं हर रोज आपको MOA बताऊंगी, मैं आपको एक दिन समझा देती हूँ MOA क्यों होता है। MOA का लॉजिक ये है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो वो लॉ के द्वारा होती है, बिकॉज कंपनी इज इन कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? कम ऑन रिप्लाई। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? बाय लॉ। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन, बोल रहे हैं सब बच्चों को, कोई नेचुरल पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन। कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, अगर एक कंपनी 2006 में बनी है, ओके, और अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है? 25 चल रहा है। मान के चलिए 2006 में कोई कंपनी बनी है और अभी 2025 चल रहा है, तो जिसने 2006 में बनाई थी, अगर वो अभी नहीं है और मैं उस कंपनी को अगर चला रही हूं, तो क्या मुझे कंपनी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कंपनी क्या थी, कैसे थी, कहां थी, क्या काम करती है, ये तमाम जानकारी एक डॉक्यूमेंट में मेंटेन की जाती है रैंडमली। कंपनी की मेमोरी एक डॉक्यूमेंट में मेंटेन की जाती है और उसको भाई और बहनों क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। मजा नहीं आए, बोलिए जोर से। आप एकदम यंग बच्चे हो, 18-19 साल के बच्चे हो, जिंदगी में कुछ बड़ी उम्मीद है आपके अंदर। मतलब पता है सबसे बड़ी अंतर 80 साल के आदमी में और 18 साल के आदमी में पता है क्या डिफरेंस होता है? 18 ईयर्स वाला जो पर्सन है ना, उसको भी सब कुछ पाना है, तो उसके अंदर जिज्ञासा है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सब अचीव करना है, तो मोटिवेटेड होता है ना। और मोटिवेशन, जब इंसान मोटिवेटेड होता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी कहीं से आती नहीं है, एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, मान के चलिए मैं अभी आपसे बोलूं बच्चों कि हाँ आज की क्लास की छुट्टी, तो क्या आज मसूरी चलते हैं भाई? फिर देखो आपके अंदर ऐसे एनर्जी आ जाए, है मैम चलो, एनर्जी आ गई ना। तो एनर्जी होती नहीं, एनर्जी जनरेट होती है। तो यू हैव टू क्रिएट द एनर्जी। एनर्जी कहीं से आती नहीं कि हम नीचे जमीन में जाते एनर्जी लेके आते हैं ना, बूस्ट पी लेते हैं एनर्जी, कुछ नहीं होता उस्ट बूस्ट से। एनर्जी क्रिएट होती है थॉट से, थॉट से क्रिएट होती है, सोच से क्रिएट होती है। जितना अच्छा सोचोगे इधर से एनर्जी आती है, माइंड से, ब्रेन से एनर्जी आती है। जब ब्रेन में अच्छी चीजें होती है ना, तो एनर्जी क्रिएट होती है। जब बोलते हैं आज तो क्लास की छुट्टी करनी है, ब्रेन कहता है चल सो जा, बहुत ठंड पड़ रही है बाहर, ठीक है। तो एनर्जी कहां से जनरेट होती है? बॉडी से जनरेट होती है। आपके अंदर यूज एनर्जी है, वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया कि मेमोरी कैसे फॉर्म में रखते? कम ऑन रिप्लाई। रैंडम फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। सेक्शन 4 के अंदर मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या होगा ये डिफाइन किया। सेक्शन 4 याद करने की बड़ी आसान टेक्निक है, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। शार्प। तो सेक्शन नंबर 4, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो मेरी बात, जब हमने सेक्शन 4 की बात करी तो अब मजा आए तो वाह वाह जरूर करना। क्या क्या बोला मैंने? वाह वाह। कि जहां जहां तू होगा, वाह वाह बोलिए, इरशाद इरशाद। कि जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे इरशाद। वाह वाह करो, इरशाद इरशाद इरशाद। सुनिए ध्यान दीजिए कि जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। तो सेक्शन नंबर 4 इज MOA एंड सेक्शन नंबर 5 इज AOA। कमाल की बात सुनिए, 4 सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे और मैं आपको हर रोज स्टेप बाय स्टेप कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी
जब दाना लेकर चलती है, आप भी नन्ही चींटी हो, दाना लेकर चढ़ोगे, फिर गिरोगे, फिर चढ़ोगे ऊपर, फिर गिरोगे, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी मैं आपको हर रोज नई सेक्शन सिखाऊंगी। तो सुनिए मेरी बात, एक तो हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा, सेक्शन नंबर 4, और दूसरा मैंने पढ़ा सेक्शन नंबर 5। जितनी एनर्जी मेरी एक क्लास में लगती है ना, उतनी एनर्जी में लोग 5 क्लास पढ़ा देते हैं। ये भी बात सुन लीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाती हूँ, उतनी एनर्जी वाले हमारे बच्चे भी होने चाहिए, सीखने चाहिए। ये नहीं कि एक झप्पी मार ले, इतना बढ़िया सपना दिखा क्लास में। हाँ, बच्चे क्लास में एक झपकी मार लेते हैं और फिर कहते हैं वाह यार क्या सपना दिखा, आज तो वो मिली थी मुझे। है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो सुनिए, इट मीन्स अगर हम सेक्शन नंबर 4 की बात करें एमओए, तो सेक्शन नंबर 5 में क्या है बच्चों, एओए। अब सुनो मेरी बात, 13 शब्द कैसा माना जाता है हमारे यहाँ, 13। एक आपने कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सुनिए कितने बच्चों ने, हाथ उठाओ जल्दी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सबने सुनिए ना। 13, 1 और 3, 13। एक्चुअली 13 ना थोड़ा ऐसा ही शब्द होता है, आप समझिए। जब हम सेक्शन 13 की बात करेंगे भाई और बहनों, तो उसके अंदर मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन। किसके अंदर, सेक्शन नंबर 13। कौन सा सेक्शन बोला मैंने, 13। तो जब 13 में एमओए का ऑल्टरेशन होगा, तो 14 में आप बताओ किसका होगा। बस यही एक कोशिश थी। इट मींस हमने 4 सेक्शन एक साथ सीख लिए। कौन कौन से, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14। क्लियर या ऑल क्लियर? हाँ जी, क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर का मतलब होता है समझ आना, और ऑल क्लियर का मतलब होता है ऊपर से नीचे से सारा साफ हो जाना। क्लियर या ऑल क्लियर? हेलो, क्लियर हो गया ना? तो अब मेरी बात सुनो आगे। इट मींस एमओए कौन से डॉक्यूमेंट में है, सेक्शन नंबर 4। डेफिनेशन नहीं, कंटेंट। कंटेंट बता देती हूँ आपको, एमओए के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। कि स्टोरी सुनाऊंगी, याद हो जाएगा। किसी को स्टोरी याद है क्लास में? कोई बच्चा ऐसा है जिसे याद हो? चलिए सुनो, स्टोरी सुनो ध्यान से, और मेरे साथ साथ बोलना। तू नाम वाम की चिंता मत कर, बोलो मेरे साथ। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। कसम है तुम्हें मेरी, देख लो, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा मेरे बिना। विद्या की तो तुम मान नहीं रहे। विद्या तो तुम कहते हो मैम मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा विद्या माता, तो फिर मानते हो। तो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, तू नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। खत्म हो गए भाई एमओए के कंटेंट। लिख लो, कंपनी लॉ में करने का भी सोचा नहीं होगा, ऐसी ऐसी स्टोरी बना देंगे हम। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। हेलो, नाम वाम की चिंता मत कर, कौन सा क्लॉज होगा, नेम क्लॉज। कौन सा क्लॉज, नेम क्लॉज। दूसरा, उस जगह पहुंच, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई बोले तो लाइबिलिटी क्लॉज। पूंजी मींस कैपिटल क्लॉज। अकेला किस में होता है, ओपीसी। अकेला किस में होता है, ओपीसी। इट मींस नॉमिनेशन क्लॉज इन केस ऑफ ओपीसी। क्यों होता है समझो। ओपीसी में एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा, जोर से बोलिए, ओपीसी में एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। यस और नो? अब सुनो, टपक गया ना वो, कौन, एक मेंबर, तो उसकी जगह कोई और होना चाहिए। तो कंपनी लॉ कहता है कि अगर ओपीसी का एक मेंबर टपक गया, मतलब समझ गया आप, सुबह ऐसी बातें बोलनी चाहिए, तो उसकी जगह जो नॉमिनी है ना, उसको मेंबर मान लिया जाएगा। तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ कौन सी कंपनी में होता है, ओपीसी। क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए अब बताइए एमओए के अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे। नंबर 1 नेम क्लॉज, नंबर 2, नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लॉज, नंबर 4, नंबर 5 कैपिटल क्लॉज, नंबर 6 very simple. These are the content are the mentioned in the memorandum of association. What is the little bit difference between MOA and AOA? इस बार मैंने अपनी क्लास में अपनी कसम दी, बता रही हूँ। सोच लो मुझे कुछ कंपनी को पढ़ाएगा नहीं तुम्हें ऐसा। और जो बच्चा एक बार मुझसे पढ़ लेता वो किससे पढ़ भी नहीं पाता। ये भी सुन लो, उसकी लय खराब हो जाती है।
अब सुन लीजिए ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ, बोलना मत क्लास में बस। मैंने क्या बोला, सेक्शन 4 में एमओए के कंटेंट होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए? जानते हो एमओए के बीच में क्या अंतर होता है? एओए आपने पढ़ा है कभी? 10वीं फेल 12वीं करे कितने बच्चे हैं स्कीम वाले? 10वीं फेल 12वीं करे, सबने 11th पास करी है? कितने बच्चों ने 11th पास करी, हाथ उठा के बताओ। मैडम आप हमारे ऊपर शक कर रही हो। 11th क्लास में आपने बाय डिफॉल्ट बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, और बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ एंटिटीज, उसमें आपने कंपनी पढ़ा होगा। उसके अंदर एमओए था और एओए भी था। आपने क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, याद है क्या है? एओए का मीन्स होता है, एओए के अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एओए के अंदर क्या होते हैं? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब मेरी बात सुनो, जब भी कभी प्राइवेट कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, क्योंकि आप उसी के लिए तैयार हो रहे हो, तो जब भी कभी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाएगी तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ध्यान से सुन लो मेरी बात, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 बातें लिखना बेहद जरूरी है। पहली सुनना ध्यान से, किसके अंदर लिखना जरूरी है? कौन सी कंपनी के? 3 पॉइंट से ही पता चलता है कि ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं है। प्राइमा फेसिया तो कैसे पता चल जाता है? एक्सपीवीटी लिमिटेड। लेकिन भाई और बहनों, जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप प्रिपेयर करोगे तो उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर 3 कंडीशन लिखना बेहद जरूरी है। पहली कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। क्या बोला मैंने? रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्शन लगाई है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मैं यहां पे एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है शब्द शब्द करे सब कोई, वाह वाह करना, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल ना भाव, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल ना भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। तो इरशाद इरशाद, सही टाइम पे वाह वाह करा करो, सिखा रही हूं अभी धीरे धीरे। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए, यहां पे हम इस पहली कंडीशन में, प्लीज सुनिए ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन में लिखा है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखे हैं इसमें। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सबसे पहली चीज, व्हाट यू मीन बाय शेयर? क्या समझते हो आप शेयर? शेयर मीन्स, प्लीज देखो, मैंने अपनी कसम दे रखी है आज तुम्हें, ठीक है? इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है क्लास का एक बच्चा पलक भी ना झपके, सांस तो ले पर पलक ना झपके। बस सुनो मैंने क्या बोला। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर मीन्स अ शेयर, बोलो मेरे साथ, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी की कैपिटल में जो हिस्सेदारी लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? शेयर। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने पैसे को जब चाहूं इसमें से निकाल लूं। पार्टनरशिप में दिक्कत क्या है? सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो होता ही उसका है। तो एक व्यक्ति कंपनी में शेयर इसलिए परचेज करता है कि जब वो चाहे उन शेयर्स को बेचकर अपना पैसा ले ले। अब शेयर्स कैसे बिकते हैं? शेयर्स का होता है ट्रांसफर। क्या होता है बच्चों? फिर से बोलिए, क्या होता है? कम ऑन, फिर से बताइए, क्या होता है? इट मींस, कंडीशन सुनिए, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में इन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनी के शेयर के ट्रांसफर करने पे क्या लगाई गई है? बताना बच्चों जरा, रेस्ट्रिक्शन। हमने पहले ये कहा, भैया पहले हमें ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट्रिक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोहिबिशन। 2 शब्द होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन और एक होता है प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन जब भी लॉ में कहीं शब्द आए आप समझ लेना, अगर रेस्ट्रिक्शन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ लेना सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। आप उस काम को कर तो सकते हो लेकिन आपको कुछ कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। और एक वर्ड होता है बच्चों प्रोहिबिशन। क्या होता है जरा बताना? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन।
और इसी डेफिनेशन में इतनी खूबसूरत डेफिनेशन है, दोनों शब्दों का प्रयोग है, रेस्ट्रिक्शन का भी और दूसरा क्या वर्ड यूज किया, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है आप उस काम को कर तो सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब देखो जरा इधर, हेलो, इसमें देखो क्या लिखा, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। इसका मतलब यहां पे एक बात तो साफ है कि प्राइवेट, आप बताइए क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर होते हैं? कम ऑन रिप्लाई, क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर होते हैं? चाटा मारो अपने गाल पे एक एक चटका लो टैक्स से। हाँ जी बच्चों, हेलो, हाय, ए हेलो, प्लीज कीप क्वाइट, ना नो, सुनिए, क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर होते हैं? इन्होंने कहा रेस्ट्रिक्शन है, क्या वर्ड यूज किया? कम ऑन जल्दी से बोलिए, क्या वर्ड यूज किया? और रेस्ट्रिक्शन का मतलब वो काम हो तो सकता है लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या मतलब हुआ? प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो तो सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब अगली बात सुनो, हमने कहा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और आपका माइंड टेस्ट करूंगी, आपके माइंड का इस्तेमाल करूंगी। एक कंपनी ने शेयर अलॉट किए लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने अभी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया। अलॉटमेंट वर्ड तो सुना है ना आपने, तो क्या वो ट्रांसफर होगा? शेयर ट्रांसफर होगा बिफोर अलॉटमेंट? अलॉटमेंट नहीं हुआ, बिफोर अलॉटमेंट शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस और नो बोलो। ये तो कह रहा है शेयर ट्रांसफर हो सकता है लेकिन शेयर ट्रांसफर तब होगा जब शेयर अलॉट हो जाएगा, इट मींस अलॉटमेंट के बाद। दूसरी बात सुनो, जो ट्रांसफर की बात करी है इन्होंने, ट्रांसफर की जो कंडीशंस हैं, जो मैनर ऑफ ट्रांसफर है, दैट इज टू बी मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैनर कहां पे होंगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, शेयर्स आर मूवेबल और इमूवेबल? शेयर्स मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल। कहां लिखी है बात? दैट इज टू बी मेंशन इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कहां लिखी है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कि शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी विच मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि मूव हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि यहां पे रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों यूज किया, यहां प्रोहिबिशन क्यों नहीं किया? धीरे धीरे बोल कोई सुनना। ये देखो भैया, ये देखो SITPIC, ये क्या है? सेट फॉर पिक, रेडी स्टडी गो। S4 होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या होता है? A4 क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। T4, ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये कंपनी की फीचर होती है। कंपनी की पहली फीचर होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की दूसरी फीचर होती है आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी की तीसरी फीचर होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अभी यहीं रुक जाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की अगर हम बात करें, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी में शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकते तो वो कंपनी किस बात की? मतलब अगर लॉ मेकर यहाँ पे क्या लिख देता, जल्दी बताओ क्या लिखता है यहाँ पे? प्रोहिबिशन। तो क्या चाहकर भी प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर कर पाती? कदापि नहीं। और अगर कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाती तो इन दैट सिचुएशन क्या ये कंपनी रहती? आंसर इज नो, ये कंपनी ही नहीं थी। क्लियर या ऑल क्लियर? तो इसीलिए वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे, जल्दी बताओ? रेस्ट्रिक्शन। क्या वर्ड यूज नहीं किया? प्रोहिबिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि ये बताइए, ये तो हमें ये समझ में आया पहली कंडीशन का मतलब क्या है। तो पहली कंडीशन कहती है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो तो सकते हैं। हाँ जी, मेरे साथ साथ बोलो, प्राइवेट कंपनी में, बोलिए जल्दी से, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। फिर से बोलिए, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ओके, अब अगली बात सुनो। मैम दो बातें बताओ। पहली सुनना, मैम दो बातें मुझे बताओ। एक सीट आगे फ्री है, बेटा आगे आ जाओ, आगे फ्री है अभी एक सीट। ऐसा नहीं एक आधी सीट रिजर्व रखते हैं बच्चे, मेरी सहेला कोई तो आ रहा होगा, है ये खाली, यहीं बैठ, यहीं बैठ जाओ। लो भैया, ये है भैया, यहाँ पे लड़कियों की इतनी चलती है भाई हिंदुस्तान में। चलो कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हेलो सुनो मेरी बात। अब हमें यहाँ दो चीजें पूछनी है, दो चीजें समझनी है। पहली बात, कंडीशन क्या होती है, और दूसरी बात, कंडीशन क्यों होती है। पहला पॉइंट,
कंडीशन क्या होती है, और दूसरा पॉइंट कंडीशन क्यों होती है। अब सुनना एक एक स्टेप बाय स्टेप। पहले पॉइंट की अगर मैं बात बताऊं कि कंडीशन क्यों होती है, क्या लॉजिक है। एक्चुअली जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं, और वो सेक्शन सभी कंपनीज पे लगते हैं, चाहे वो कंपनी पब्लिक है चाहे वो कंपनी प्राइवेट है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसमें पब्लिक का फंड नहीं होता, मतलब पब्लिक उसमें फंड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट कंपनी को सारे सेक्शंस नहीं फॉलो करने होते, उनको कुछ सेक्शंस की रिलैक्सेशन दी जाती है। क्या बढ़ी उसके मैंने, कुछ सेक्शंस की रिलैक्सेशंस दी जाती है, और रिलैक्सेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपके ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और वो दिया है बच्चों सेक्शन नंबर 462 में। कहां दिया, कम ऑन, 462। फिर से बोलिए सेक्शन नंबर, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, सेक्शन नंबर 462। ज्वाइन तो बहुत करते हैं सीएस, लेकिन सीएस करने के लिए बूता चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, बैठने की, समझने की, चीजों को अंडरस्टैंड करने की। और एक बार अगर तुमने सही तरीके से चीजों को समझ लिया ना, तो मैं लिख के देती हूँ 100% आपकी कोर्स पर कमांड हो जाएगी। कोर्स पर कमांड करने के लिए पहले डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है, और एक बार डिटेल में पढ़ लिया तो फिर आपके हाथ से बाहर नहीं निकलेगी। ज्यादातर बच्चे पास और फेल में एक ही डिफरेंस रहता है, जो बच्चे पास होते हैं उनके मार्क्स 50 होते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं उनके मार्क्स 40 होते हैं। ये भी सुन लीजिए, सीएस में ज्यादा मार्जिन नहीं रहता फेल होने वाले में, जो फेल होता है उसके 40 होते हैं, जो पास होता है उसके 50 होते हैं। बस ऐसा मत समझना जो पास होता है उसका 100 आउट ऑफ 100 होता है, वो भी भगवान की दया से एक ही नंबर से पास होता है, पर उसकी किस्मत तेज है, वो पास हो गया। अब ये जो 10 नंबर का गैप है ना, ये कैसे फिल होता है, 10 नंबर का गैप ऐसे ही फिल होता है। एक तो सेक्शन लर्निंग टेक्निक, एक क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस, और लिमिट्स याद होनी चाहिए, बस कुछ नहीं है भाई, पास हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अपने पेपर पे ईमानदारी से आज एक चीज नोट कर लेना, जैसे बैच स्टार्ट हुआ है, आप अपने पेपर पे ये लिखना कि मैंने पूरे बैच के दौरान कितनी छुट्टियां करी, जितने दिन क्लास चली उतने में से मैंने कितनी छुट्टियां करी। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, जब तक हम अपने आप को सेल्फ असेस नहीं करते। और एक और बात सुनो, आपके पास 24 घंटे होते हैं, अपनी एक लॉग बुक तैयार करो, इन 24 घंटे में आपने अपने दिन को कैसे यूटिलाइज किया, पता चल जाएगा तुम कितना मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आपने कितनी मिनट किसे दी और क्यों दी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर जिंदगी में बहुत ऊंचा जाना है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बेहद जरूरी है। अब एक चीज और बताती हूँ, आप सुबह का अखबार खरीदो, 5 रुपए का है, वही अखबार शाम को 20 रुपए किलो बिकता है। सेम न्यूज़पेपर सुबह 5 रुपए का है और शाम को रद्दी में बिकता है। समय ऐसी चीज है, समय से अगर कुछ बन गए तो आपकी कीमत है, उसके बाद तो तुम किलो के हिसाब से बिकोगे। बहुत सिंपल सी बात मैंने बता दी, वक्त दिया है, भगवान की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं भाई, दिन रात सुबह शाम खाना पीना नहाना धोना सब छोड़ दो, बिना नहाए रहो 1 महीना, लेकिन पढ़ो। अब बिना नहाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप नहाना ही बंद कर दो, मेरा कहने का मतलब कुछ मत करो, लेकिन सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। अगर पीछे पढ़े इस कोर्स के, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, आपके अंदर अगर पैशन हुआ तो सीएस की डिग्री छीनेगी आपसे, क्योंकि डिग्री मिलती नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, मेरी बात ध्यान रखना, जिस दिन आपका कॉन्वोकेशन हो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी, आप दिल से याद करोगे मैम ने सही कहा था। ये डिग्री मिलती नहीं है भाई, ये तो इंस्टीट्यूट से छीन कर लानी पड़ती है, वो देना ही नहीं चाहती, वो कहती है जी ललचाए रहा न जाए। CSWT से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसीलिए मेरी बात सुनो, ये डिग्री मिलती नहीं है, डिग्री क्या करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। अपने शरीर में से एक चीज निकाल देना, दैट इज वाहनासाइटिस। बारिश है, तूफान है, सर्दी है, गर्मी है, आपके दिमाग का तार हट जाना चाहिए, मतलब आपको फीलिंग ही नहीं आती कि ठंड है या गर्मी है, पागल हो गए आप। हाँ जी हम पागल हो गए, और जो लोग पागल होते हैं ना वही जिंदगी में कुछ इतिहास रचते हैं, जो दिमाग से सही होते हैं वो तो बातें बनाते हैं। पागल होना पड़ेगा कोर्स के चक्कर में, यस ऑफ कोर्स, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और हर इंसान को अपनी औकात पता होती है। अब पेरेंट्स तो यही चाहते हैं आज अखबार में खबर आ जाए, रिक्शा वाले की लड़की ना आईएएस टॉप किया, भाई पूरे दिन नाश्ता नहीं मिलेगा आज। वो यही कहेंगे रिक्शा वाले के लड़के ने टॉप कर लिया, तू नहीं टॉप कर सकती। हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने। अब बच्चा कहता है यार औकात है मेरी, वो उसे पता होती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जिंदगी इन्हें एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर जाओ, कैश कर जाओ और कैश कर जाओ, मैं यही कहना चाह रही हूं।
जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो कुछ करना पड़े, चाहे वो स्टाइल लाना है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो पढ़ना है, भाई एक ही जिंदगी मिली है यार, कचरा नहीं बना सकते। जिंदगी मिली है, इसको जिएंगे राजाओं की तरह, गरीबों की तरह जिंदगी नहीं जीनी। गरीब मतलब समझते हो? गरीब पैसे से नहीं होते। आप सोचो गरीब पैसे से होते हैं। गरीब मतलब जिसको जीवन जीना ही नहीं आता, 10 बजे सो के जगता है, वो सबसे गरीब आदमी है। उसका शरीर खत्म, बॉडी खराब। गरीब का मतलब होता है कि कभी भी जिंदगी में अमीरी पैसे की नहीं होती। ऑडी गाड़ी है, हाथी का बच्चा उतर रहा, इतना मोटा आदमी, उसे 2 आदमी नीचे उतार रहे, ऐसी ऑडी का कोई फायदा नहीं। भाई टाटा सफारी से उतर रहे हो लेकिन हवा की तरह उतर रहे हो तो फायदा है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप सबसे पहले अमीरों वाली एटिकेट्स लेके आइए, अर्ली टू बैड और अर्ली टू राइज। दुनिया सो रही होगी, आप इतिहास रच रहे होंगे। घर में सब सो रहे हैं, आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। जब लोग सो के जग रहे हैं तब आप अपनी कोचिंग जा रहे हो। आप वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आप कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, तो आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ोगे। ध्यान रखना, घर के सब लोग जग रहे हैं और आप सो रहे हो। एज ए स्टूडेंट आप सो रहे हो, सूर्य उदय हो चुका है, आप सो रहे हो, विद्या गई वापस, पढ़ते रहो। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे यही कहना चाह रही हूं, अपने आप से जीतिए, अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, ब्रेन के साथ खेलो भाई, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस ब्रेन को कंट्रोल करो। आपके और आपके बिस्तर की डेली लड़ाई होती होगी। बिस्तर कहता होगा 5 मिनट और, आप कहते होगे नहीं मुझे उठना है। आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, जैसे ही सो रहे हो 5 बज रहे हैं, रिचाई फेंक दी, उठा के नीचे फेंक दो, उसे उठा के फेंक दो सीधा। आपको एक चीज और बताती हूं, मैं अपनी आदत बता रही हूं। एक बार मॉर्निंग में अगर मैं सुबह जग गई तो उसके बाद पूरे घर के अंदर मैं किसी को नहीं सोने देती, किसी की हिम्मत ही नहीं कोई सो जाए। दिन होता ही नहीं सोने के लिए, दिन होता ही नहीं सोने के लिए। सोने के लिए रात होती है, भगवान ने दी है। उल्लू की तरह थोड़ी ना जीवन जीना होता है, ये आप समझ लीजिए। आप रात के 9 बजे फोन को उठा के फेंक दो, तेज फेंकना ताकि टूट जाए, खत्म। टूट गया 2-4 दिन बंद रहेगा, आदत छूट जाएगी। अब आप सोचेंगे मैम कैसी ऊट पटांग हरकतें कर रही है, मैम कह रही है फोन तोड़ दो, मम्मी हमें तोड़ देगी। मेरा कहने का मतलब 8 साढ़े 8 बजते ही फोन बंद, स्विच ऑफ। तुम्हारा कौन सा बिजनेस चल रहा है, क्लाइंट डीलिंग खत्म हो जाएगी, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। बेफालतू के कॉल आते हैं तुम्हारे पास, एक भी तमीज का कॉल नहीं। मम्मी पापा का फोन आता है, बात करो, फोन रख दो। मम्मी से भी बात करो तो बस लिमिटेड करो, इधर उधर की। मम्मी ये ना बताए कि उसकी लड़की ना बैंगलोर गई है। भैया बैंगलोर गई है तो क्या हुआ, मैं भी तो दिल्ली में हूँ। अब आगे आगे क्या होगा, कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो आपकी मदर फोन, पता है तुझे वो आंटी थी ना मेरी फ्रेंड, उनकी लड़की ऑस्ट्रेलिया गई है, चाहे वहाँ बर्तन साफ कर रही है। हमें क्या पता क्या कर रही है, ऑस्ट्रेलिया जाना इज नॉट अ बिग डील। हम भी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन घूमने के लिए, रहने के लिए नहीं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो सुनो, ध्यान दो मेरी बात पे, कम ऑन। पहली कंडीशन बताइए जल्दी से, रेस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। क्या कोई भी कंपनी के अंदर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो चाह कर भी अपने शेयर ट्रांसफर ही ना करे? इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। ऐसी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी कंडीशन आपने मेंशन करी तो आप ये समझ लेना कि वो कंपनी ही नहीं है। क्यों नहीं है बताइए लॉजिक? क्योंकि कंपनी की फीचर होती है SAT-4 पिक और T4 क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। लिंक समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो कि कंडीशंस क्यों लगाई जाती है। मैंने कहा कंपनी एक्ट के अंदर जितने सेक्शंस होते हैं तो वो सारे सेक्शन सब कंपनीज के लिए होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों से रिलैक्सेशन मिलती है, पर क्यों मिलती है? पर क्यों मिलती है? क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड लोग हैं। आप देखोगे एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? हेलो, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 200, 200 से ज़्यादा हो नहीं सकते। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको इसलिए रिलैक्सेशन दी है कि आपकी कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे, और अगर 200 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, तो उसको जितनी रिलैक्सेशन है वो सारी छिन जाएंगी। अब मेरी बात सुनो, मान के चलिए मैं प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्ड करती हूँ और मेरे नाम पे 5 शेयर है, ठीक, और अभी कंपनी के अंदर टोटल 199 मेंबर्स थे और मैंने अपने शेयर 5 लोगों को अलग अलग ट्रांसफ़र कर दिए, 1 2 3 4 5 ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 204।
येस और नो? तो 200 की लिमिट क्या हो गई? क्रॉस। तो कंपनी को जो रिलैक्सेशन मिली वो क्या हो जाएगी? खत्म। तो इसी वजह से दिस इज द रीजन कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कंट्रोल रखना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। क्या बताया मैंने? रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, कंट्रोल रखना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, देखिए ये क्या लिखा, प्रिवेंट फ्री, किसको रोका इन्होंने जरा बताइए? फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स लाइक, यस कम ऑन, लाइक पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? कम ऑन जल्दी बोलिए, फ्री ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते, पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा बताओ पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? जल्दी बताना। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71। फिर से बोलिए, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते, पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर, पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, अब सुनो कंडीशन क्या हो सकती है। पहले मैंने अभी आपको समझाया कंडीशन क्यों होती है, अब मैं आपको समझा रही हूँ कंडीशन क्या होती है। क्यों मतलब समझ में आ गया? क्योंकि उसका कंट्रोल लूज हो जाएगा और फिर वो स्टेटस खत्म हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है? वन इज अ प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में जब भी कभी शेयर ट्रांसफर करोगे, सपोज आई एम अ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी और मैं फ्यूचर में अगर अपने शेयर ट्रांसफर करूंगी तो पहले मैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स से मुझे पूछना पड़ेगा, पहले उनसे पूछेंगे, अगर वो लेंगे तो ठीक है, तो ही आप बाहर दे सकते हो, अदरवाइज बाहर शेयर नहीं दे सकते। दिस इज अ प्री एम्प्टिव राइट। क्या बोला मैंने? प्री एम्प्टिव राइट। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखो आगे, नेक्स्ट कहता है पर्पस टू मेंटेन कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ताकि कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के हाथों में इसका क्या रहे? कंट्रोल रहे। ये भी लॉजिक है। तो अभी मैंने जो आपको समझाई वो पहली कंडीशन थी। आप बताइए पहली कंडीशन क्या? बिना देखे बोलना है। रेस्ट्रिक्ट द राइट, हेलो दोबारा से बताइए, रेस्ट्रिक्ट द राइट, फिर से बोलिए, रेस्ट्रिक्ट द राइट, आवाज नहीं है, जोर से बोलो, रेस्ट्रिक्ट द राइट। अब नीचे देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे बस इन दोनों में डिफरेंस बताओ। एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है। ये क्या है? शेयर्स, और नीचे क्या है? सिक्योरिटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड सिक्योरिटीज? शेयर्स और सिक्योरिटीज के बीच में क्या अंतर होता है? सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, बोलिए मेरे साथ, सिक्योरिटीज इज अ इट इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फिर से बोलो, इट इंक्लूड्स शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बोलिए जल्दी से, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इट मीन्स मैं कह सकती हूं सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर क्या? शेयर्स। अच्छा आपको मैं एक बात सुनाती हूं, सारे बच्चे सुनना। पहले क्या होता था, आपने कभी देखा होगा इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन, कोई भी गैदरिंग होती है तो एक इनविटेशन कार्ड आता है, देखा है आपने? तो इनविटेशन कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? जो भी आपके फैमिली के मेन हेड ऑफ द फैमिली है, मेंबर है, उनका नाम लिखा होता है। ये देखा ही नहीं कार्ड? देखा है? क्या लिखा होता है उसके ऊपर? हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखा होता है। जैसे आपके दादाजी हैं तो दादाजी, पापा है तो पापा, ताऊजी है तो ताऊजी, ऐसा है ना कॉन्सेप्ट। ऑल आर इंडियंस ना हियर, और समबडी फ्रॉम यूरोप और इंग्लैंड? नो ना, ऑल आर इंडियन। ओके, अब सुनो, हेलो मेरी बात सुनो, मैं क्या कॉन्सेप्ट दे रही हूँ पहले सुनिए ध्यान से। मैंने कहा जब कार्ड होता है तो उस कार्ड के ऊपर नेम लिखा होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा लिखा होगा कि जो भी फैमिली मेंबर है उनका नाम लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया विद फैमिली, और कभी कभी विद फैमिली नहीं होता। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? लेकिन अब आज का कल्चर ऐसा है कि जनरली एक ही नाम लिखते हैं, और विद फैमिली शायद लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? लिखते हैं विद फैमिली। अरे कुछ तो बोलो भैया, विद फैमिली लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं जनरली। मतलब ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने जनरली इनविटेशन कार्ड पे विद फैमिली देखा है, हाथ उठा के बताओ। अब देखो इसका लॉजिक मैं बताती हूँ, ये ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले विद फैमिली नहीं लिखा जाता था, जिसका नाम लिखा है कि मतलब अगर नाम लिखा है तो इट्स इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट, इनडायरेक्टली आपको ये समझना है वही मेंबर जाएगा। पता है विद फैमिली क्यों नहीं लिखते थे? लॉजिक बताती हूँ। आज की डेट में फैमिली का मतलब क्या? फैमिली का मतलब परिवार तो है भैया। परिवार का मतलब है 2 हस्बैंड वाइफ, 2 उनके बच्चे।
अरे दो हस्बैंड वाइफ नहीं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड दो वाइफ, ऐसे नहीं बोला मैंने, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बच्चे। भाई पहले परिवार का मतलब होता था 5 लड़के, 5 लड़कों की वाइफ, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे। पता चला आपने विद फैमिली लिख दिया, एक बारात उन्हीं की आ गई, तो इसीलिए एक ही मेंबर का नाम लिखते थे। और इट्स क्लियरली इंडिकेटेड, अगर विद फैमिली लिखा है तो सहपरिवार जाएंगे, और विद फैमिली नहीं लिखा तो। लेकिन आज के डेट में जनरली जितने भी डाली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे तो सिर्फ क्या लिखा होता है, विद फैमिली, क्योंकि उन्हें पता विद फैमिली, फैमिली में से भी एक ही आएगा, दूसरा जाएगा ही नहीं। भाई फंक्शन देखिए गांव के, अगर गलती से पता चल जाए ना इसके यहाँ फंक्शन है, 1 महीना पहले प्रिपरेशन करते हैं और 1 दिन पहले तो खाना छोड़ देते हैं। कंपटीशन के साथ रसगुल्ले खाते हैं, तूने कितने खाए 50, मैंने 60, और रुपए कितने दे के आए 100, 600 के रसगुल्ले खा गए। वहां है दिक्कत, यहाँ क्या दिक्कत है सिटीज में गोल कौन खाता है रसगुल्ले, एवरीबडी इज ईटिंग गोलगप्पा। और देखो कमाल की बात, हाइजीन बताती हूँ आपको एक फंक्शन में मैं गई, वहां पे एक महिला, रात के 11 बज रहे थे, 11 बजे एक महिला आती है और गोलगप्पे वाले भैया से पता है क्या बोलती है, भैया गोलगप्पे खिला रहे हो, हाँ मेरे को भी एक खिलाना, ओके। भैया ने गोलगप्पा खिलाया, अब क्या तो उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे, वो पॉलिथीन वाले नहीं पहनते। मैं बराबर में खड़ी थी, मैं देख रही थी महिला की कितना कितना एटीट्यूड दिखा रही है। फिर कहती है खाने के बाद, भैया बिल्कुल हाइजीन नहीं है, आपने ग्लव्स नहीं पहने। मैंने कहा एक बात सुन, ये गोलगप्पे खिला रहे हैं 6 बजे से, अब बज रहे हैं 11, 5 घंटे में इसका जितना माल था ना ये सब उतर गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं अब तो इसने 50 बार हाथ नीचे डाल लिया, 50 बार निकाल लिया। 11 बजे हाइजीन की कोशिश कर रही हो आप, ठीक है, अब तो सब पी गई आप आप समझने वाले बच्चे समझ गए अब तो कुछ बचा ही नहीं, 11 बजे हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। और जनरली जितनी फंक्शंस में महिलाएं होती है वो खाना थोड़ी खाती हैं, खाना नहीं खाती। आप देखना, जनरली नोटिस करना, वो ड्रेस सब बहुत अच्छे से मेंटेन होके जाती है, ठीक है, और बस अपने आप को ही देखती रहती है। और फिर अगर उन्हें कोई बोल दे इस फंक्शन में सबसे सुंदर आप ही लग रही हो, तो खाना ही नहीं खाएगी बेचारी, बस खाने की सेविंग। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा 2 वर्ड होते हैं, वन इज अ शेयर और सेकंड वन इज अ सिक्योरिटीज। अगर कहीं शब्द इस्तेमाल हो सिक्योरिटीज, इट मींस दैट्स अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर डिबेंचर बॉन्ड। लिख लीजिए बच्चों, कहीं अगर लिखना चाहो, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ऑफ SCRA एक्ट में डिफाइन है। कहां डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ऑफ SCRA एक्ट 1956 के अंदर डिफाइन है सिक्योरिटीज वर्ड। पूरे बैच के दौरान कम से कम 20 बार रिपीट करूंगी सेम लाइन, और उसके बाद अगर तुम भूल गए ना तो फिर तुम देख लेना, ऐसे मत करना, मैं कसम दे देती हूं। सुनिए, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर क्या है, जल्दी बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज H SCRA के अंदर डिफाइन है सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म एंड शेयर इज अ नैरोअर टर्म। अब एक बात सुनो, इस लाइन को पढ़ो सारे बच्चे, सारे बच्चों को पढ़ना है। क्या लिखा है जरा बताना, प्रोहिबिट पब्लिक इन्विटेशन फॉर सिक्योरिटीज। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, मेरी बात सुन लेना, जिसको मैंने बोल दिया सो बोल दिया, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं मान लूंगी वर्ड यूज किया प्रोहिबिशन पब्लिक इन्विटेशन फॉर सिक्योरिटीज। मैं ये कहना चाह रही हूं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर तो शेयर्स यहां पे इन्होंने बैन कर दिया इनवाइट करने के लिए, किसको? सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ गए। जब शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, क्या बोला मैंने? जब शेयर ट्रांसफर ही, मतलब शेयर्स होंगे ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से होंगे? क्योंकि वर्ड क्या यूज किया? प्रोहिबिशन। क्या वर्ड यूज किया बच्चों मैंने? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली बैन। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली बैन। आप मुझे एक बात बताइए, जब शेयर इशू ही नहीं हुए तो ट्रांसफर कहां से होंगे? कंडीशन नंबर 3 बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है? प्रोहिबिट पब्लिक इन्विटेशन फॉर सिक्योरिटीज। जब आपने सिक्योरिटीज इशू ही नहीं करी तो ट्रांसफर कहां से कर दी? हाँ जी, जब सिक्योरिटीज इशू ही नहीं हुई तो ट्रांसफर कहां से हो गई? यहां पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि प्राइवेट कंपनी चाह कर भी किसको इन्विटेशन नहीं दे सकती? पब्लिक को, लेकिन प्राइवेटली दिया जा सकता है।
तो प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक को इनवाइट करके सिक्योरिटीज इशू नहीं होती है। इट मीन्स, आप एक बात और सुनिए, तो यहां पे इन्होंने जो वर्ड यूज किया है ना, वो शेयर्स के लिए किया है। क्या यूज किया? शेयर्स। और अगली बात सुनो, कंडीशन नंबर 2 की तरफ जब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या लिखा है? लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। कितनी बताई? लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। मतलब क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। 200 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो अपनी एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडीज आती है। केस स्टडीज लिखिए, इसमें एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी आपको, पेन और कॉपी निकालिए। केस स्टडी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसमें। धीरे धीरे, हेलो 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 हेलो, सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे। हमने कहा एक प्राइवेट कंपनी में पहले एनालिसिस करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगी। देखो बच्चों, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि जब आप इस 200 की काउंटिंग करोगे तो आपको 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हमने कहा जी बताओ क्या क्या? कि जब आप 200 की काउंटिंग करोगे तो आपको कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हमने कहा जी बताओ कि इस 200 में से एक्सक्लूड किए जाएंगे, इस 200 की लिमिट में कवर नहीं होंगे, इस 200 की लिमिट से बाहर रखे जाएंगे। जो जो समझना चाहता हूं, मैंने 3 शब्द बोले, बहुत टेक्निकल बोलना चाहते हो, एक्सक्लूड, है ना? जैसे देखो शब्द वही रहता है, चीजें वही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है। आप प्लेन दही खा रहे हो, जैसे नींबू पानी की बात करें हम, तो एक तो ये बोलते हैं नींबू पानी, उस नींबू पानी में थोड़ा सा बर्फ डाल दिया जाए तो वो हो जाता है शिकंजी। क्या हो जाती है वो? शिकंजी। और उसी को तुम अब्रॉड में जाके पियो तो क्या बोलते हैं? हाँ, लेमनेड। तो बात वही है, लेकिन बस चेंज हो जाती है। अब सुनो मेरी बात, हेलो इधर सुनो। वन इज अ एक्सक्लूड, सेकेंड वन इज अ नॉट कवर, और तीसरा मैंने सिंपल भाषा में बोला बाहर रखा जाएगा। किसको? हेलो, किसको? एम्प्लॉय। अगर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अगर कंपनी के एम्प्लॉय हैं और साथ में उनको कंपनी के शेयर्स भी मिले हैं, एक तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं और साथ में कंपनी ने उन्हें क्या दिए हैं? शेयर्स दिए हैं, तो वो इस 200 की लिमिट में कवर नहीं होंगे। अब सुनो एक और बात सुनो, अब मैं यहाँ पे 2 बातें लिखूंगी, या तो एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय थे। मैं आपको लिख के दे रही हूँ पेपर पे, अगर तुमने मेरा कॉन्सेप्ट सुन लिया ना, कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन एग्जामिनर दे सॉल्व कर दोगे। या तो एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय थे और कंपनी ने उन्हें क्या दिए? शेयर्स। तो एक बात सुनो, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप समझना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉरेन की है और वो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए आपका ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप बहुत तरक्की करोगे। अब मैं आप सब जो कंपनी के एम्प्लॉय हूँ और मैं इस कंपनी की प्रमोटर हूँ, मेरे पास एक कोई डील आई और मैंने कहा सुनो एम्प्लॉय, आप बोलो यस मैम, बोलिए, आज शाम को तुम्हें घर नहीं जाना क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है, आज फुल नाइट वर्क करना पड़ेगा, अगले दिन तुम जाओगे तभी तुम्हारी छुट्टी होगी। ये है डिक्टेटरशिप। अब मैं देखो क्या बोलूंगी, सभी बहुत ही ध्यान से सुने। हमारी कंपनी को, आप सबकी कंपनी को आपकी वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप चाहोगे तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लोगे।
ये तरक्की आपकी होगी, ये प्रोग्रेस आपकी होगी। बताओ दोनों लाइनों में क्या अंतर है? पहली लाइन में घमंड नजर आ रहा है और दूसरी लाइन में अपनापन, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपकी कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी तरक्की है। अब क्या एम्प्लॉय रात को भी काम कर लेंगे? देखो आपने मास्लो नीड्स ऑफ हिरार्की पढ़ी होगी ना। मास्लो नीड्स ऑफ हिरार्की क्या कहती है? मास्लो नीड्स ऑफ हिरार्की ये कहती है कि एक टाइम ऐसा होता है पैसे की इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिस्पेक्ट। यस और नो? यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट करती है वो इसलिए नहीं करती कि उन्हें फंड रेज करना है, वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें क्या करना है? अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। क्या करना है बच्चों? मोटिवेट करना है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं उनका ऑब्जेक्ट मोटिवेशन होता है। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ। मोटिवेशन, जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। ओके, तो इसीलिए लॉ मेकर ने कहा क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन है तो ये वाले जो शेयर्स हैं वो क्या किए जाएंगे? एक्सक्लूड किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? एक्सक्लूड। मतलब किस में काउंट नहीं करोगे? 200 में। मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल सकती हूँ, अब मैं अपनी बात को बदल रही हूँ। एक कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। एम्प्लॉयज को मिला के तो ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज तो 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं होते, तो 200 से ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को मिला के हो सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया। क्यों किया जरा बताना। क्योंकि एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट करना। देखो कई बार हम ये सोचते हैं, आपने एक आउट ऑफ ट्रैक कोर्स चूज किया है, क्योंकि जितनी देर का एक लेक्चर होता है ना उतनी देर में 3 लेक्चर हो जाते हैं ग्रेजुएशन में। 40 मिनट का एक लेक्चर होता है, ठीक है। आप देखो एक तरीके से इलस तो चुके हो जलेबी की तरह। अब आपके पास क्या रास्ता है? एक रास्ता है आपके पास, अब तो रस में डूबकर मजा ले लिया जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप ये मत समझना कि अगर मैं सीएस बनी हूं, मेरे अलावा जितने सीएस बने हैं उन्होंने कुछ अलग से किया है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ना हमें ऐसा लगता है, पहले तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 1 घंटा बैठना भी ऐसा लगता है यार ये मैडम कब छोड़ेगी, बहुत देर होगी, अब उठ के चले जाए। जब आपके अंदर ये चीज़ आने लगे, इसका मतलब यू आर नॉट सिंसियर। ये वो क्लासरूम नहीं है कि हमें किसी को दिखाने के लिए 90 या 95% लाने हैं। ये क्लासरूम वो है जिससे आपकी ज़िंदगी चलनी है। अब तक आपने जो पढ़ाई करी है उसका कोई रोल आपकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन अब जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये आपकी रोजी रोटी है। इससे आपके सपने पूरे होंगे, इससे आपके ड्रीम फुलफिल होंगे, इससे आप अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। आप ये समझ लीजिए। और यही एक टाइम होता है, आप जब यहाँ पे आते हो तो ये जो पढ़ाई कर रहे हो इसके पीछे बिना मोटिवेशन के कोई कुछ नहीं करता है। मेरा अपना मोटिवेशन, आपका अपना मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन है सीएस बनना, और आप सीएस क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स निकलना चाहते हो। आप भी चाहते हो मेरा एक अपनी मेहनत का बंगलो हो, मेरा अपनी मेहनत का एक विला हो। फ्लैट में तो सब रहते हैं, मेरा एक विला हो, घर पे कोई आए तो आने के बाद बोले वाह यार मजा आ गया, 5 स्टार होटल जैसा आपका घर होना चाहिए। फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जब पांडव थे तो पांडव ना दिल्ली आ गए थे हस्तिनापुर से, और पांडवों ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर एक भव्य महल का निर्माण करेंगे। तो युधिष्ठिर कहने लगे नहीं करेंगे। कि क्यों? कि इतना भव्य महल बनाएंगे, उसमें फुआरे चलेंगे, उसमें ये होगा, उसमें सभाएं होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो युधिष्ठिर ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करेंगे? कि इससे ईर्ष्या पैदा होगी, जलन पैदा होगी, दुर्योधन को जलन होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बोली थी और मेरे दिल को छू गई वो बात, मैं सच बता रही हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भव्य महल बनाएंगे। कि क्यों? कि जब तुम भव्य महल बनाओगे, बड़ा सुंदर घर बनाओगे, तो इस भव्य महल से जो यहाँ की प्रजा है ना, उनका आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और ये भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बोली। उनसे पहले मैं ऐसा समझती थी कि यार बहुत अच्छा घर बनाने में ना इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, इट्स बेटर कहीं प्लॉट ले लो, फ्लैट ले लो, कोई इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन ये बात मेरे यहाँ छू गई और मैंने उनके इसी बात से इंप्रेस होके
अपने घर में उसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करा पैसा कि भैया फ्लैट प्लॉट कौन देख रहा है, पहले घर ऐसा बनाओ कि कोई आके कहे वाह मजा आ गया। आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आपकी औकात पता चलती है। आपके घर के अंदर कोई एंट्री ले रहा है एंड 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आ रही है, फर्स्ट क्लास क्रॉकरी, फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट, फर्स्ट क्लास बेडरूम, फर्स्ट क्लास ड्राइंग रूम, एंड आपके एटिकेट्स बहुत अच्छे। It gives a negative, it gives a positive impression to your like relatives, to your guest and your father, mother, सब impress होते हैं। इसलिए पढ़ रहे हो आप। जिस दिन घर के अंदर आके आपके पेरेंट्स को कोई भी बोलता है ना, यार तुम्हारे बच्चों ने ना बहुत सुंदर घर बनाया है, बस उसी दिन ये सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जो आप कर रहे हो ना सब वसूल, एक ही झटके में, एक ही बारी में। इसलिए पढ़ रहे हो आप। आप अपने मम्मी पापा को फोन करके बोलोगे पापा कि हाँ, कि मम्मी पापा आपको इनॉग्रेशन के लिए आना है, कि क्यों, कि मैंने अपना होटल बनाया है। हो जाएगी सारी मेहनत वसूल एक ही झटके में, एक ही कॉल से। पूरे पूरे रिश्तेदारों को फोन करके बोलेंगे मेरी बेटी ने अपना होटल बनाया है। इसलिए पढ़ रहे हो आप। अब बताओ पढ़ने का मन नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? आप मूवी देखने जाते हो, है ना? मैं मूवी देखने नहीं जाती, हालांकि मेरी मदर कभी मेरे मुंह पे तारीफ नहीं करती, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि वो अपना पूरा मूवी थिएटर बना सकती है। तो मैं जाती नहीं मूवी देखने, मुझे ऐसा लगता है यार बेफालतू अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। इट्स बेटर अपने घर पे ही मूवी थिएटर बना लो, क्यों जाए हम किसी के पास मूवी देखने। ये अप्रोच रखिए, ये सोच रखिए। अगर ये इस वजह से आप यहाँ बैठे हो, क्योंकि हर काम के पीछे ना कोई वजह होनी चाहिए। क्या रखा है यार, नीचे अगर चले भी जाओगे, किसी मॉल में घूम भी लोगे, एक सड़ा हुआ बर्गर खा भी लोगे, उससे क्या होना जाना है? कुछ नहीं होना। ये कुर्सी है जिससे आपके सपने पूरे होंगे, और मैं लिख के देती हूँ पेपर पे, आपके पास हर वो चीज है और आपके प्रति भगवान की वो हर चीज आ जाएगी अगर आप उस काम के पीछे पड़ोगे। इसलिए कर रहे हो आप सीएस। जिस दिन आप शादी से पहले ही अपनी मम्मी पापा को फोन करके बोलोगे पापा कि हाँ कि शोरूम में आ जाओ, किसके? महिंद्रा, आपके लिए स्कॉर्पियो है, बस इसलिए पढ़ रहे हो आप यहाँ पे। ये वजह है और कोई वजह नहीं है। अब चाहे अब पढ़ लो या जिंदगी भर एक एक रुपए के लिए तरसना। लोग बस लाइट भी ऑफ करते हैं, पता है आपको? लाइट ऑफ करते घूमते हैं, बिजली का बिल। ऐसे मत बनना। ये मत सोचो खर्चा कितना है, ये सोचो इनकम कैसे बढ़ानी है। जब इनकम इतनी होती है खर्चे इतने हो जाते हैं। कितना खर्च करोगे यार, ये सोचो कमाना कितना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा होना कुछ नहीं, चाहे आप कितना ही सो लो, चाहे आप पूरे दिन रेस्ट कर लो, इस शरीर का कुछ नहीं होना। मैं यही समझती हूँ, इसी वजह से मैं ज्यादा काम करती हूँ। भाई इसका कुछ नहीं होना, एट दी एंड इसे उठा के पटकना है, और अगर नहीं चल रहा होगा तो 2 किलो घी एक्स्ट्रा डालना है, बस दी एंड होना है। इट्स बेटर इससे काम लो भाई, जितना ले सकते हो, उससे नाम बनेगा और भविष्य बनेगा, अपना भी, फ्यूचर जनरेशन का भी और अगले जनरेशन का भी। अगर यहाँ पे मेहनत करके जाओगे ना तो अगले जन्म में मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा होंगे, ये ध्यान रखना। और अगर ये वाला पूरा जन्म खराब कर दिया ना, इधर उधर जाके घूम के फिर के मौज मस्ती करके, अरे जिंदगी में आपको शौक करने हैं ना तो पापा के पैसों पे शौक करोगे, अपने पैसों पे शौक करने, अपने पैसों से, पापा के पैसों से जरूरत पूरी होती है, शौक नहीं। शौक पूरे होते हैं अपनी कमाई से। समझ में आई मेरी बात? तो शौक मत पालो। आईफोन खरीद लिया 2 लाख का, 2.5 लाख का, ये शौक है। 50,000 का, 1 लाख का। अगर आप आईफोन ले भी रहे हो ना, तो आईफोन आप अगर 2 लाख का फोन रखते हो तो 20 लाख की गाड़ी रखो। पता चला 2 लाख का फोन लेके घूम रहे हो और घूम रहे हो मेट्रो में और ऑटो में, क्या मतलब है इस 2 लाख के फोन का यार? इंप्रेशन खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाता। 2 लाख का फोन अपने पापा को दो, 4 लोगों में जाएंगे तो लगेगा तो उनके पास आईफोन है। आपका क्या वैल्यू है अभी? मैं नहीं मानती। खरीदना एक साथ 3 फोन खरीद के लाना, अपना, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, तीनों आईफोन चला रहे हो, ये है क्लास। 6 लाख के फोन खरीद लाए, ये होती है क्लास। समझ में आए? एक आईफोन लिया, वो भी किस्तों पे। चलो इधर आओ वापस। अब इधर देखो प्लीज। अब मैंने आपको ये बताया कि आप क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे। सुनो अगली बात। हेलो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने कहा आप बताइए क्या कंपनी के एम्प्लॉयज 200 की लिमिट में आएंगे या नहीं आएंगे? चाहे एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय था। ये जो थे है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगली बात सुनो, अगला पॉइंट सुनना बच्चों। यहां पे ये वाला पॉइंट ओपीसी पर अप्लाई नहीं होता।
अब मैं क्या कहना चाह रही हूं, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने अभी आते ही आपसे एक पॉइंट बोला था कि ओपीसी वो कंपनी है जिसमें एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है? हेलो, जल्दी बताओ, क्या ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है? आंसर इज यस। लेकिन अगर मैंने बोला कि ओपीसी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो क्या वो ओपीसी के ऊपर भी अप्लाई हो गई? आंसर इज यस। आंसर इज यस। फिर से बोलिए, आंसर इज यस। लेकिन बच्चों एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा एक्सक्लूडिंग ओपीसी। इस 200 की लिमिट में ओपीसी कवर नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपीसी में एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। क्लियर होगी दो बातें? तीसरा पॉइंट सुनना बच्चों ध्यान से। तीसरा पॉइंट ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जॉइंट में शेयर होल्ड करता है, जॉइंट में, तो वो एक वन ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम प्लस सीता ने दो शेयर लिए, तो यहाँ पे दो मेंबर नहीं होंगे, कितने माने जाएंगे? एक। जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। अब मेरी एक और बात सुनना, प्यार से सुनना ध्यान से। मैंने यहाँ पे दो वर्ड बोले, वन इज अ शेयर होल्डर एंड सेकेंड वन इज अ मेंबर। एक होता है बच्चों शेयर होल्डर और दूसरा क्या होता है? मेंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में क्या अंतर है? मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है? क्लास में कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर? हाँ जी, शेयर होल्डर वो है जिसने शेयर होल्ड किए हैं, शेयर होल्डर वो है जिसने शेयर होल्ड किए हैं, और मेंबर वो है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर मेंशन है। किसके यहाँ पे? कंपनी के यहाँ। अगर कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन करती है उसमें जो नाम लिखा जाता है उनको बोलते हैं मेंबर। क्या बोलते हैं उन्हें? मेंबर। आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं और शेयर होल्ड करने के बाद आपका नाम अगर कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है तो आप क्या माने जाओगे? मेंबर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए मिस्टर ए है और उसके नाम पे 10 शेयर थे, ठीक, और मिस्टर ए का नाम रजिस्टर में भी लिखा हुआ है। अब आगे चल के क्या होता है? मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। मिस्टर ए की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके सारे शेयर उसके बच्चों के पास आ गए, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो गए। तो जो उनके बच्चे हैं वो शेयर होल्डर है या मेंबर है? सोच के बताना, सारे बच्चे पीछे से भी, शेयर होल्डर या मेंबर? शेयर होल्डर है। मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम नहीं लिखा। जब तक कंपनी के रजिस्टर में नाम नहीं लिखा होगा तब तक हम उन्हें मेंबर नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों? अब एक बात सुनना, एक एग्जांपल बताना। सपोज करिए मेरे नाम पे 10 शेयर है और वो मैंने बी को ट्रांसफर कर दिया, तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसके अंदर अब किसका नाम लिखा जाएगा? बी का, और मेरा नाम वहां से हटा दिया जाएगा। और ये रजिस्टर कौन मेंटेन करती है? कंपनी। कौन मेंटेन करती है? कंपनी। कौन मेंटेन करती है? कंपनी। क्लियर या ऑल क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये डिफरेंस भी समझ में आ गया, शेयर होल्डर और मेंबर। ये सारी चीजें पहली जो स्टार्टिंग की क्लास होती है उसमें एक एक पॉइंट समझाया जाता है और आपके माइंड को रेडी किया जाता है, रेडी टू अडेप्ट द न्यू थिंग्स। एंड आपको मैं जितनी बातें यहाँ बता रही हूँ ना, ये आपके इस वाले हिस्से में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है ट्रांसमिटर में। ये आप समझ लेना। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना जर्नी, वैसे वैसे आप चीज़ों को लिंकिंग बनाओगे। आपका पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, उसका बेस मैंने आपको आज ही दे दिया। अब जब मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स हम पढ़ेंगे तो मुझे उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस में ही हमने पढ़ लिया है। समझ में आई मेरी बात? तो मेंबर का मतलब होता है जिसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? रजिस्टर में। और शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसका नाम अभी रजिस्टर में नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है और एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें शेयर होल्डर्स तो नहीं होते, लेकिन मेंबर्स तो होते हैं ना। हर कंपनी में मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, हर कंपनी में मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं हर कंपनी में क्या हो? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें नहीं होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। तो मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। देखो वैसे तो इस कोर्स के अंदर 80,000 से ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी हैं, लेकिन ज्वाइन बहुत करते हैं बट बनते कम है। मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ। इसीलिए आप जितनी मेहनत अब करोगे उतना मजा आगे आएगा।
और कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना है, अलर्ट तरीके से, मतलब एक भी चीज आपकी स्लिप नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को बहुत इलैबोरेट कर रही हूँ। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भैया प्राइवेट कंपनी पूरी की पूरी रिवाइज भी करनी है, मैं आज की क्लास का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है बस, कि प्राइवेट कंपनी आपको सही तरीके से समझा देना, कि फ्यूचर में अगर कोई भी पूछे ना कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि आधा घंटा पूरा लेक्चर दे सकूं। हालांकि मेरे को तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये आधे घंटे का लेक्चर भी बोल सकते हो, 10 मिनट में भी पढ़ सकते हो और 2 मिनट में भी पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन बताओ मेरे सामने क्या थी, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। ठीक है, और ये वाली कंडीशन क्यों थी ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशन क्यों है और क्या है। दूसरी कंडीशन बताओ क्या है, द लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स कितनी है, 200। लेकिन जब 200 की काउंटिंग करेंगे तो पहली बात, ये वाली लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, ओपीसी, डज नॉट अप्लाई टू ओपीसी। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्या लॉजिक है, क्योंकि वहां पे एक मेंबर है, जोर से बोलना है, एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, हालांकि CSEET में भी आपने पढ़ा होगा, ये बताइए क्या ओपी, और जिससे पूछूं वही बताएगा, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं वही बताएगा। बेटा आप बताओ मुझे कि क्या ओपीसी के केस में डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये पीछे वाले बच्चे बताएंगे। बेटा आप बताओ, आप ही, हाँ काफी सिंसियर बच्चा है, हाँ बताइए बेटा, क्या ओपीसी में डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, देख लो, लॉक कर दिया जाए। 1 लाख रुपए का जवाब है, आप फोन ऑफ फ्रेंड यूज कर सकते हो। ओके, ये कहते हैं हो सकते हैं। आप बताओ बेटा लास्ट में, आप हो सकते हैं, हो सकते हैं, और मेंबर एक से ज्यादा, ओपीसी में एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं। पीछे वाले बच्चे आप बताओ, ओपीसी में एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, मुझे लगेगा हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ओपीसी में एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं नहीं हो सकते। और डायरेक्टर, डायरेक्टर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ओपीसी के केस में डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मेंबर एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी और इसका जवाब देना। 2 मीटिंग होती है बच्चों, एक होती है जनरल मीटिंग और एक होती है बोर्ड मीटिंग। एक होती है जनरल मीटिंग और एक होती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की और जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और जिससे पूछो आंसर वही देगा, बड़ा आसान कर दिया मैंने। क्या कंपनी के केस में, ओपीसी के केस में जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, देख लो, लॉक कर दिया जाए। ओके, आप बताओ गुड़िया, करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, आप बताइए। अच्छा अब ये बताएंगे, आप बताओ बेटा, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, कब, कब, 2 बार, कब करनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता, पहले मेरे क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओपीसी को एक भी बोर्ड मीटिंग ना करनी पड़े, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। देखो किसी चीज के पैसे नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं। अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे ध्यान से, ओपीसी में मिनिमम मेंबर एक था, बोलो मेरे साथ, एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ओपीसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगली बात सुनो, रटने वाले बच्चे ध्यान दें, ओपीसी में जनरल मीटिंग कभी भी नहीं होती, बट बोर्ड मीटिंग हो सकती है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, वो भी कब, अगर डायरेक्टर एक से ज्यादा होंगे, और अगर डायरेक्टर एक है तो भाई और बहनों एक भी बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। अब सुनो मेरी बात, दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली, जॉइंट होल्डर्स आर ट्रीटेड एज, जॉइंट होल्डर्स आर ट्रीटेड एज व्हाट, सिंगल मेंबर। जॉइंट होल्डर ट्रीटेड एज व्हाट, कम ऑन, जॉइंट होल्डर को क्या बोला जाएगा, सिंगल मेंबर। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आगे यहां से केस स्टडी पूछी जाती है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी कवर है, एम्प्लॉय है और साथ में शेयर्स दिए, और दूसरा पास्ट एम्प्लॉयज भी कवर है, फॉर्मर, जैसे एम्प्लॉय थे लेकिन चले गए तो वो एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड है, वो फिर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनको शेयर्स क्यों दिए। देखो बेटा, जड़ मजबूत करो,
हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए। जड़ें मजबूत होगी तो वो हिला नहीं पाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर कैसा भी पूछ ले। फॉर्मर एम्प्लॉयज हु बिकम मेंबर वाइल इन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर लिविंग। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि आप जनरल पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते। प्राइवेट कंपनी जहां कर भी आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती, बैन है कंप्लीटली। और यहां पे इन्होंने बोला टू इन्वेस्ट इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। मैं आपकी नॉलेज के लिए, एग्जामिनर ने मजे लेने के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे होपलेस हो गए। क्या क्वेश्चन पूछा? मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछती हूं फिर आप आंसर देना। क्या प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं? दो सौ से ज्यादा डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं? हाँ जी बताइए, सोच के बताइए। जो बच्चा इसका आंसर देगा ना, पक्का कह रही हूं भगवान की कसम, उसे आज मेरी तरफ से मेडल मिलेगा आज, पक्की बात है, यही क्लास में ही। क्या प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? आंसर इज नो, ये तो मैं बता रही हूं। क्या प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं? डिवेंचर होल्डर के ऊपर लिमिट है? हो सकते हैं? हाँ बताओ बेटा। नहीं हो सकते। और कोई बच्चा जो भी अपनी बात बोल रहा है जुनून के साथ बोलना, अगर मेडल लेना है तो। डिवेंचर होल्डर 200 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। गया आज का भी मेडल। हो सकते हैं। आपने बोला था, आप मुझे दिखे ही नहीं। अच्छा, 200 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं, बोला था इसने। आप सच बताना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना वापस उसके गले में सांप है। काली माता आई उठा के ले जाएगी, बोला था इन्होंने। चलो क्लास के बाद इन्हें मेडल देंगे। अब बताओ क्यों हो सकते हैं? चलो तो मेडल देना यार 100 रुपए का आता है। बताओ बेटा क्यों हो सकते हैं? हेलो, क्यों हो सकते हैं? बच गए 100 रुपए। हाँ बताओ, बजाओ। मुझे सुन रहे हैं आप, मुझे दिख रहे नहीं दिख रहे, सुन, मुझे पूरा पूरा सुनता है भगवान। जैसे उम्र 60 ही साल हुई अभी। हाँ, डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं ज्यादा। क्यों हो सकते हैं? मैं भी तो क्यों क्यों पढ़ाती हूं आपको हर टाइम। आपका तो टर्म चला गया अब। रात गई बात गई, इस रात की सुबह नहीं। हाँ, आपका सही वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। बताओ बेटा, आप ही गुड़िया, आप ही बताओ, डिवेंचर होल्डर 200 से ज्यादा हो सकते हैं? साइड, आप गुड़िया बोलो, गुड़िया। अब वो कुछ बोल ही नहीं रही, मेडल के चक्कर में बात ही नहीं कर रही। जल्दी बताओ बेटा, आगे बढ़ना है फिर। 200 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर हो सकते, मेडल लेना है नहीं लेना है? क्यों हो सकते हैं? क्यों नहीं पता मैडम? अब क्यों पता होता, आपको इतने पैसे देती मैं तो आधा मेडल मिलेगा आपको। देखो बेटा, डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अब मैं इसका लॉजिक ऐसा बता देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। रीजन मैं बता रही हूँ, लिखा बुक में है, आगे चल के मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ बताइए। बस ये लॉजिक है। क्रेडिटर्स बाहर जाके मत बोल देना मेरे से पढ़ते हो, पहले ही बता रही हूँ। हाँ देखो, सुनो, लॉजिक बताती हूँ, मेरी बात सुनो। अभी क्लास में ही आपने सीखा, इसका लॉजिक सुन लो सारे बच्चे। इसका लॉजिक ये है कि डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? चाहे कंपनी को प्रॉफिट है नहीं है, उनको तो पे करना ही करना है। लेकिन शेयर होल्डर्स में इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, पैसा होगा तो डिविडेंड मिलेगा और नहीं होगा तो। अब लिमिट क्यों लगाई? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट की क्या है? रिलैक्सेशन है। क्यों रिलैक्सेशन है? उन्होंने कहा कि हम पब्लिक से पैसे इकट्ठा करेंगे ही नहीं। यस और नो? पब्लिक से पैसे इकट्ठा नहीं करोगे। अगर डिवेंचर होल्डर्स, आप डिवेंचर्स इशू करोगे और उनसे पैसा इकट्ठा करोगे तो उनका पैसा तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। जब तक पैसा रखोगे तब तक इंटरेस्ट दोगे, एंड आफ्टर 20 ईयर्स और सम टाइम आपको उनका रिडम्पशन करना पड़ेगा, तो पैसा वापस करना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं होता है, उनको तो फिक्स क्या दिया जाता है? डिविडेंड। पैसे वापस नहीं करते। इक्विटी शेयर का रिडम्पशन होता है? हाँ मत बोल देना बस,
नहीं ना? हाँ, तो इट मीन्स उनका रिडम्पशन करना पड़ता है, उनका पैसा वापस देना पड़ता है। इसीलिए प्राइवेट कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहां बात फंस गई, कैसे फंसी? सुनो मेरी बात, सुनो पूरी। यहां इन्होंने क्या बोला है यहां इन्होंने क्या बोला है कि आप जो है प्रोहिबिशन है, इनविटेशन पे प्रोहिबिट किया है, बैन किया है कि आप चाहकर भी पब्लिक इनविटेशन सिक्योरिटीज का नहीं दे सकते। मैम आपने तो अभी कहा कि सिक्योरिटीज में तो डिबेंचर्स भी आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैम आपने तो कहा कि डिबेंचर होल्डर्स पे कोई लिमिट ही नहीं होगी। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आप फिर ये कहोगे मैम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रही, समझ में ऐसी आता है बच्चों को। मुझे एक बात बताओ, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक में तो कार्ड प्रिंट होते हैं, एक में कार्ड प्रिंट नहीं होते। जिसमें कार्ड प्रिंट नहीं होते उसमें फोन करके नहीं बुला सकते हम गेस्ट को? बोलो ना, क्या उसमें गेस्ट 200 नहीं हो सकते, 300 नहीं हो सकते, 500 नहीं हो सकते? बस यही इसमें बोला कि आप प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेटली तो कर सकते हो ना। तो दैट्स वाई डिबेंचर होल्डर 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जामिनर ने अभी 2 साल पहले इंस्टीट्यूट ICSI ने जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा था, 99% बच्चों ने रॉन्ग किया होगा अगर उन्हें ये चीज क्लियर ना हो क्या है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों है। क्लियर या ऑल क्लियर? तो शेयर होल्डर्स की लिमिट कितनी है? अब रटने वाले बच्चे ध्यान दो, बस जो रटना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने हो सकते हैं? 200, लेकिन डिबेंचर होल्डर 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा? चलो जी, कच्चा कच्चा भी है। इधर देखो, अब सुनो, अब बुक में आ जाइए। फीचर शेयर ट्रांसफर के ऊपर क्या है? रेस्ट्रिक्शन। रिवाइज करना है, टू मेंटेन व्हाट? प्राइवेट ओनरशिप एंड अवॉइड हॉस्टाइल टेक ओवर। व्हाट आई मीन बाय द हॉस्टाइल? पीछे से वार करना, छुरा घोंप देना। मतलब जब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, हालांकि यहाँ का ये कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आया तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो इनडायरेक्टली अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करना है तो मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं, जिसके पास जितने शेयर होंगे वो उतना ज्यादा कंट्रोल कर लेगा। आगे सुनो, मैक्सिमम लिमिट ऑन मेंबर्स कितनी है? 200 मैक्सिमम, एंड नो पब्लिक इन्विटेशन, नो पब्लिक invitation. Keep company out of public security complex SEBI regulations. It means there are how many conditions are there? 3 condition mentioned in the article of association. तो इसका नाम है PRL. P for what? Prohibition. R for what? Restriction. L for what? Limitation. फिर से बताओ PRL क्या है? Come on, जल्दी बताना है सब बच्चों को। अब P for parrot है, PRL। PRL क्या है ये? P for what? जल्दी बोलो फटाफट, जोर से आवाज नहीं आई। प्रोहिबिशन किस चीज पर है? सिक्योरिटीज पे। क्या नहीं कर सकते? इन्विटेशन। किसको? पब्लिक को। ओके। दूसरा रेस्ट्रिक्शन किसके लिए है? मेंबर्स का। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। रेस्ट्रिक्शन है शेयर्स के ट्रांसफर करने पे। रेस्ट्रिक्शन किसके है? शेयर्स के ट्रांसफर करने में। क्या कभी भी शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते? हेलो, हो ही नहीं सकते? हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। भाई और बहनों, तीसरी कंडीशन लिमिट है। लिमिट कितनी है? 200। किसकी है ये? किसकी नहीं है? डिबेंचर्स की नहीं है। ओके। एंड 200 की लिमिट में कितनी कंडीशन ध्यान रखनी है? 3 कंडीशन। पहली जल्दी बताओ, प्रेजेंट प्लस पास्ट एम्प्लॉय शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिमिट। ठीक है। दूसरी कंडीशन, ओपीसी के ऊपर 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। सारे बच्चे लास्ट टाइम सुनना। There are 3 conditions are mentioned in the article of association of a private company. A private company is defined at section 2 clause 6 State of Companies Act 2013. There are 3 conditions are mentioned in the article of association. The condition number 1 is restriction to transfer its shares. Condition number 2, the maximum limit of member is 200, and the last condition is prohibition on invitation of securities to the public. There are 3 conditions play a very important role in the career of a private company. आप इनमें से कोई भी कंडीशन का ब्रीच करोगे तो you are enjoying lot more exemptions, वो सारी छीन ली जाएंगी। कुछ नहीं था, ये मजे ही लेते मैंने। अब सुना धीरे धीरे। इट मीन्स बहुत ही प्यार से सुनना बच्चों। मेरे साथ बताइए 3 कंडीशन क्या है? पहली,
रेस्ट्रिक्शन, दूसरी लिमिटेशन, तीसरी प्रोहिबिशन। याद होगी सब बच्चों को। लास्ट टाइम 1 मिनट के अंदर प्राइवेट कंपनी आपको समझा रही हूं, बहुत ही प्यार से सुनना। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 के अंदर डिफाइन की गई है। प्राइवेट कंपनी की खास बात होती है कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कहती है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। दूसरी कंडीशन होती है प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इन 200 की लिमिट में आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं वो या तो थे या हैं, वो इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। 200 की लिमिट काउंट करते हुए दूसरी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि ओपीसी के ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर जॉइंट में कोई भी शेयर होल्ड करेगा तो उसको सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। आखिरी कंडीशन प्राइवेट कंपनी की प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू पब्लिक, कि प्राइवेट कंपनी चाहकर भी आम जनता से किसी भी रूप में चाहे शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड्स इनवाइट करके सब्सक्राइब नहीं कर सकती। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात प्राइवेट कंपनी के अंत में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन ओपीसी के पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं। प्राइवेट कंपनी की खास बात यह होती है क्योंकि उसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए अंडर सेक्शन 462 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में पावर दे रखी है कि आप चाहो तो नोटिफिकेशन इशू करके सम ऑफ द सेक्शंस और विद मॉडिफिकेशन के साथ प्राइवेट कंपनी को रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशंस दे सकते हो। क्योंकि प्राइवेट कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं करती, इसी वजह से उसके ऊपर सेबी का कोई भी रेगुलेशंस नहीं लगता है। धन्यवाद। क्लियर हो गया सबको? पक्का? अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब निकाल लीजिए अपने हथियार, जो लेके आए, बंदूक, पिस्टल, कट्टा, सब निकाल लो जल्दी। सारे बच्चे निकाल लीजिए। एक घंटा 21 मिनट में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, दैट इज टू बी प्राइवेट कंपनी, जो कि हमने 1 मिनट में भी सीखा है। अब बच्चों इसके ऊपर लिखिए केस स्टडी। केस स्टडी कैसे लिखी जाती है? हाँ जी, केस स्टडी के कितने पार्ट होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, कंक्लूजन। तो अब जब हम केस स्टडी लिखे, इसमें केस स्टडी ऑन प्राइवेट कंपनी, a private company, a private company has a private company has 180 members, two brother, 180 शेयर होल्डर्स या मेंबर कुछ भी बोल सकते हो, two brother jointly hold 1 share. Does this increase the count to 181? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखिए, a private company has 200 members. It later admit 50 more members without converting into
without converting into a public company. Into public company. Is it valid? Is it valid? देखो बच्चों, एक बात सुनो, कंपनी के पास ऑलरेडी 200 मेंबर है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी अभी लिखवाया, ये तो आपको होमवर्क से करना है क्योंकि प्लेन है, डिटेल वाला मैं कराऊंगी। एक तो प्लेन क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 200 मेंबर हैं और कंपनी 50 नए मेंबर और जोड़ना चाहती है, तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 68 का उल्लंघन हो जाएगा। सो दिस इज अ प्लेन क्वेश्चन, इसमें ये प्लेन आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। इसके ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन लिखवाया था कि कंपनी के पास 180 शेयर होल्डर्स हैं और वो जो है ना और बढ़ाना चाहती है, ज्वाइंट में होल्ड कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 200 की लिमिट में है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक है। ये इस पे लिखिए HW, इसके ऊपर लिखिए HW, आगे लिखिए डिटेल्ड केस स्टडी। डिटेल केस स्टडी कवर ऑल पॉइंट्स। डिटेल केस स्टडीज कवर ऑल पॉइंट्स। लिखिए बेटा, अल्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड, अल्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड is registered as a private company, as a private company, as a private company with number 1 180 individual shareholders, with 180 individual shareholders, 12 employee cum shareholder, 180 individual cum shareholders, 12 employee cum shareholders, 8 joint shareholders, 8 joint shareholders. The company later issue shares to 30 TO2, फिर उसके बाद 30 to 30 new investor, full stop, complaint, a complaint, alleg मतलब आरोप लगाना, एलिगेशंस का है, एलिगेशन का छोटा भाई है, ALLEGES, alleges, violation of private company this limit, violation of private company this limit। अब सुनो बच्चों, this limit लिख लिया, alleges violation of private company this limit। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर इश्यूज आएंगे। इशू नंबर 1, कुछ पूछना है बेटा? 180 individual shareholders, 12 employee cum shareholder, 8 joint shareholders, ठीक है। इशू नंबर 1, whether 30 new member can be legally added, 30 new member can be legally added।
Issue number 2, whether employee shareholders are counted. Issue number 3, whether joint shareholder count separately. Issue number 4, has the company violated Section 2 Clause 68? Violated Section 2 Clause 68. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? अब स्टेप बाय स्टेप एक एक को करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले पहला देखिए क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। लिखे बच्चों, आंसर लिखना सिखा रहे हो। इंट्रोडक्शन। केस स्टडी कभी भी जब सॉल्व की जाएगी तो उसके 3 पार्ट होंगे, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर वेरियस इश्यूज हैं, तो पहले हम सीधा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो लिखिए जल्दी इंट्रोडक्शन में। एज पर प्रोविजन of Section 2 Clause 68 of Companies Act 2013. As per provision of Section 2 Clause 68 of Companies Act 2013, there are three conditions mentioned in Article of Association. 3 conditions mentioned in Article of Association. Condition number 1, restriction on share transfer. Restriction on share transfer. Condition number 2, maximum 200 members. Maximum 200 members, excluding किसे एक्सक्लूड करना है? एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर्स। Excluding employee cum shareholders. Joint holders counted as one. Joint holders counted as one. And last, prohibition on public subscription. Prohibition on public subscription. यही है ना? Prohibition on public subscription शॉर्ट में लिखना है, मतलब क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब अपने केस को उठा लेते हैं। हमारे केस में सबसे पहले क्या पूछा गया? हमारे केस में सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले इन्होंने कहा वेदर 30 न्यू मेंबर्स कैन बी लीगली एडेड। तो देखते हैं टोटल मेंबर कितने हैं। 180 तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, 12 एम्प्लॉय हैं, इन्हें आप ऐड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज को ऐड कर नहीं सकते। तीसरा, जॉइंट में जो है 8 शेयर होल्डर्स हैं, तो वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि जॉइंट शेयर होल्डर शेल बी काउंटेड एज 1। तो जॉइंट में उनको क्या ट्रीट करेंगे? 1। तो देखो 180 प्लस 4 कितने हो गए? 184। लेकिन ये कितना ऐड करना चाह रहे हैं? 30। तो 30 नॉट अलाउड। अब सुन लीजिए, फर्स्ट केस में जो आंसर करना है, तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। अब इसके अंदर लिखिए इसके अंदर, इन केस वन 30 new members
not added. Reason: already effective member is equals to 184. इफेक्टिव मेंबर्स कितने हैं ऑलरेडी? 184. if add then it cross limit of 200, क्योंकि कितने हो जाएंगे? 184 प्लस 30, तो ये लिमिट हो जाएगी 214, तो 200 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो नॉट अलाउड. इन केस टू में क्या है? वेदर एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स आर काउंटेड. तो इसका आंसर क्या होगा? लिखिए इसके अंदर केस 2 आंसर. केस 2 का क्या है? क्या आप इसे कवर करोगे? वेदर एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स आर काउंटेड. आंसर इज नो. लिखिए इसके अंदर आंसर नो. और खाली नो नहीं लिखना, रीजन भी लिखना है. और ये रीजन बुक वाला नहीं लिखना, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया वो लिखना है. लिखिए इसके अंदर एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर shall not be counted either employee past or present. either employee past or present. अगली लाइन भी इंप्रेशन के लिए लिख दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपके लिखे हुए को देख के. पास्ट प्लस प्रेजेंट लिख दिया, बिकॉज the main motive of allotment of shares to employees is just to motivate, not the collecting funds. That's it. अब इशू नंबर 3 क्या है? इशू 3 क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन तीसरा है. यस, इसमें भी लिख सकते हैं. और लास्ट क्या है? क्या कंपनी वॉयलेट करेगी? आंसर इज यस. तीसरे में क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट मैं भी देख लूं. वेदर जॉइंट शेयर होल्डर काउंटेड सेपरेटली. आंसर इज नो. सेपरेटली थोड़ी ना काउंट होते हैं, इसी में काउंट होंगे. तो इसमें लिखो जॉइंट शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी काउंटेड सेपरेटली. कैन नॉट बी काउंटेड सेपरेटली बट दे आर काउंटेड एज सिंगली. ठीक है बच्चों. लास्ट क्या है? हैज द कंपनी वॉयलेटेड सेक्शन 268. क्या अगर नए मेंबर्स ऐड करती है तो वॉयलेशन होगा? आंसर इज यस. अगर ऐड करेगी तो वॉयलेशन होगा. अगर ऐड करेगी तो वॉयलेशन होगा. ये क्वेश्चन आएगा आपका एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन, मतलब 4 पॉइंट्स होंगे 1 मार्क्स के. टोटल क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का. इतना लिखना होता है 4 नंबर के क्वेश्चन में. इसीलिए कंपनी लॉ के पेपर में ज्यादातर आपका जो है पेपर बेसिकली होता क्या है? छूट जाता है. मतलब पेपर जो है वो छूट जाता है. क्यों? क्योंकि स्पीड की वजह से. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें स्पीड मेंटेन करने की. ये मैंने आपको लिखना सिखाया, पहले आपको प्रोविज़न सिखाया, प्रोविज़न किस तरीके का होता है, कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें बताई. फिर क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन कैसे होता है. फिर क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझा दिया कि क्वेश्चन लिखना कैसे है. क्लियर या ऑल क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ये थी बच्चों आपकी प्राइवेट कंपनी, जो कि मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझा दिया कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है. अब मेरी बात सुनना ध्यान से. अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े हम तो फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि सेक्शन 3(1)(b ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 3(1)(b कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म बाय 2 or more persons. ये हमें समझ में आ गया. मस्ट सब्सक्राइब क्या? MOA.
मस्ट कंप्लाई विद व्हाट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए, दैट इज टू बी 2। ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 149 के अंदर। सेम 2 पर्सन कैन बी बोथ मेंबर एंड डायरेक्टर हो सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट यूज, कैसा वर्ड यूज करेगी, दैट इज टू बी प्राइवेट लिमिटेड। आगे कहते हैं एट द एंड ऑफ इट्स नेम, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जोमैटो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोला मैंने, जोमैटो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। डिबेंचर्स की जो मैंने आपको कंडीशन बताई, डिबेंचर इशू क्लैरिफिकेशन। अब प्राइवेट कंपनी कैन इशू डिबेंचर टू एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिबेंचर किसी भी लिमिट तक इशू किए जा सकते हैं, बट इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू दैम। इट कैन रेज फंड प्राइवेटली फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नॉट थ्रू द पब्लिक बाय इशूइंग व्हाट, प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या नहीं कर सकते, फंड रेज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, दैट इज अ फ्लिपकार्ट, ओला, कैरेटलेन, जोमैटो, मेक माई ट्रिप। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अ क्रक्स समरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये क्रक्स समरी ही आपको एग्जाम में याद करनी है। लीगल बेसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारा है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। प्लीज जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68। इसेंशियल कंडीशंस कितनी होती हैं, 3 कंडीशंस। कम ऑन, कितनी कंडीशन, एक साथ सबकी आवाज होनी चाहिए, कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, मैक्सिमम लिमिट इज, आवाज नहीं, जोर से बोलो, 80 तक आवाज जानी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट इज, अरे जोर से बोलो, कितनी मैक्सिमम लिमिट इज, नो पब्लिक, नो पब्लिक, नो पब्लिक। मैक्सिमम लिमिट इज, मैक्सिमम लिमिट इज प्रेजेंट प्लस past employee cum shareholder shall be excluded, shall be, shall be, shall be, shall be। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे, वैसे आपके लेवल का नहीं है, आपके लेवल से एक ऊपर लेवल का है, लेकिन पूछ लेती हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, और उसके बाद उस कंपनी के अंदर उसे एम्प्लॉय भी रख लिया, तो ये कवर होगा या नहीं होगा? पहले शेयर होल्डर था, फिर एम्प्लॉय बना, मिंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। मैंने क्या बोला, पहले शेयर एग्जामिनर दिमाग के साथ खेल सकता है आपके साथ। आप कहना एग्जामिनर तुम डाल हो तो हम बात है। पहले से शेयर होल्डर था, अब कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, इंक्लूड एक्सक्लूड। फिर से सुनो, कंपनी का पहले से ही एम्प्लॉय था और फिर शेयर्स मिले, तो बताओ जल्दी से, पहले से ही एम्प्लॉय था और फिर शेयर्स मिले तो एक्सक्लूड, और पहले से ही शेयर होल्डर था और बाद में शेयर्स मिले। मैं, हमारा दिमाग हो गया खराब, सच्ची बता रहे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है भैया, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया, अब कैसे ही पूछ लो, तेंदुलकर सचिन या सचिन तेंदुलकर। भैया सुनिए मेरी बात, अगर पहले से एम्प्लॉय था और फिर शेयर्स मिले तो एक्सक्लूड, और अगर पहले से शेयर होल्डर था और फिर एम्प्लॉय बना तो इंक्लूड। ठीक है, क्लियर हो, क्योंकि पहले भी वो कवर था और अब भी कवर है। तो यहां पे ये देखना है कि टर्म ऑफ ज्वाइनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। अब इधर देखिए प्लीज, फॉर्मेशन, यस, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर की जरूरत होती है, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, 2। कौन से सेक्शन में लिखा है, 3। अच्छा, सेक्शन सीक्वेंस बता सकते हो, अभी मैंने जितने सेक्शन पढ़ाए आपको, सेक्शन, यस, जल्दी से बताइए, सेक्शन 4 में क्या है, आवाज नहीं है, जोर से बोलिए, 4, ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलिए, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, 9,
इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12, रजिस्टर्ड ऑफिस 13, 14, ओके। सेक्शन 2 क्लास 20 के अंदर कंपनी डिफाइन है एंड सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 470। कितने चैप्टर हैं? 29। कितनी डेफिनेशन है? सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 2 क्लास 20। प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 2 क्लास 68। ओके। प्रमोटर कौन से सेक्शन में है? प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी 241, 210, परफेक्ट। 242, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 6, ओके। सेक्शन 7, प्रोसेस। इनडायरेक्टली भी पता होनी चाहिए, पता चले एक ही लाइन से याद है। जैसे स्कूल में प्रेयर नहीं बोलते थे, प्लेज बोलते थे ना, कैसे? सारे बच्चे एक ही सुर में, कैसे? ऐसे प्लेज बोलते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। अब जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं वो कहते हैं एक्सेप्ट यू। भाई सारा हिंदुस्तान भाई बहन होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इट मीन्स ऐसे ही। और जब स्कूल में मैम आती थी तो कैसे? गुड मॉर्निंग मैम, है ना? ऐसे ही। कभी कभी मैम आफ्टरनून में आ रही है तो बोलते थे गुड मॉर्निंग मैम। अब सुनो मेरी बात, हेलो, क्लियर, इधर देखिए। अब यहाँ पे इन्होंने जब प्राइवेट कंपनी की बात करी तो आपके एग्जाम में 2 पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। वो कौन कौन से 2 पॉइंट है जरा सुनो। 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा केस स्टडीज के फॉर्म में। केस स्टडी के फॉर्म में जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया इस बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको लिमिट में फंसाएंगे, आपको फंसना नहीं है। पहले ही सुन लीजिए, लिमिट में, इस पर आगे चल के जब बुक आ जाएंगे आपकी मंडे तक तो उसमें लिख लेना लिमिट में। मैं जो जो बोलूँ लिखते जाना बुक पे, लिमिट में फंसना नहीं है। और मैं कुछ जगह लिखवाऊंगी रटना है घर पर, तो वहाँ रटना भी है, ठीक है? सेक्शंस भी याद करने हैं, लिखना भी सीखना है। हमें ये देखना है। अच्छा, आप जानते हो प्रोफेशनल कोर्स में जैसे सीएस में आपने सुना ही होगा, जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा, पता है तुझे? सीएस में सब फेल हो जाते हैं, फिर भी आप बेशरम थे कि मैं तो फेल होने के लिए जाऊंगा लेकिन ज्वाइन करूंगा। जानते हो फेल होने की वजह पता है आपको क्या है? सीएस में सबसे पहली वजह फेल होने की है क्योंकि सिलेबस की लेंथ ज्यादा होती है और बच्चों का दिमाग छोटा होता है, तो वो डर ही जाते हैं। और डर के आगे क्या है? जीत है। क्वेश्चन आते हैं 8। बी पॉजिटिव। सबसे बड़ी चीज होती है एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे कल हमारा पेपर है और आज हम सोचते हैं कि आज हम बन जाए कालिदास, जो पढ़े बस याद रहे। और पक्की बात है उस दिन बच्चा कालिदास ही होता है। कालिदास जानते हो? कालिदास जो पढ़ते थे वो फेंक देते थे। आप भी कालिदास हो, लेकिन वो दिमाग जो काम करता है ना 100% पे, वो करता है एग्जाम से 1 घंटा पहले। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो बच्चे खड़े हुए होते हैं ना, जो कभी नहीं पढ़ते, वो भी बुक लेकर, अगर उनसे पूछो भाई क्या कर, छेड़ा मत, पढ़ लेने दे, ठीक है? तो वो एग्जाम से 1 दिन पहले इतना मोटिवेशन आ जाता है। मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, आप चींटी की चाल चलो लेकिन रोज चलो, पैनिक मत हो, रोज मेहनत करो। तो आप जब डेली प्रैक्टिस, एक ऐसी चीज है, हमारा ब्रेन जो है ना वो बड़ा ब्यूटीफुल ऑर्गन है। एक टाइम ऐसा था मुझे कंपनी एक्ट का एक भी सेक्शन याद नहीं था। आज भगवान की दया से ज्यादा नजर मत लगाना कभी, आज भूल जाऊं, ठीक है? बुरी नजर वाले भूम, ठीक है? आप सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड ये एक ऐसी चीज है, आपको कोर्स, इस कोर्स के लिए देखो पढ़ना होता है 1 या 2 घंटा, ये तो आधा दिन खा जाता है पढ़ाई। यहाँ पढ़ना थोड़ी ना है, यहाँ तो जीना है। मूवी कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की। उसमें भी ब्रेक होता है और उसमें हीरो होता है, हीरोइन होते हैं, क्लाइमैक्स होता है, लड़ाई होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, रोना गाना सब कुछ। और भाई यहाँ तो हीरो भी मैं ही हूँ और हीरोइन भी मैं ही हूँ, और आपको वो भी पढ़ना है। तो ये कमाल की बात सुनिए, ये कमाल का किरदार दिया है भगवान ने। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट को जीना होगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पिक्चर में तो उतना मजा आता भी नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो प्राइवेट कंपनी हमने आज कवर की, आप कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, चाहे किसी इंटरव्यू में जाओ, चाहे आप किसी ट्रेनिंग के लिए जाओ, आपको प्राइवेट कंपनी बिल्कुल ऐसे ही पूरे प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट प्राइवेट कंपनी में, कम ऑन रिप्लाई, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके,
तो अब ये क्लास हो जाती है यहीं पर ओवर, फिर मिलेंगे।